average lifetime earning will be in the range of 18 to 20 crores. तो इस केस में आपका return of again because he's speaking a lot of numbers and a lot of it is based on assumption. I don't agree with that. break even जो है that comes around 10 to 12 years of practice. अब ये जो है ना, ये मेरे को थोड़ा मतलब यहाँ से ये थोड़ा उल जुलूल सा लगने लगा है। तो मैंने देखा है कि इंटरनेट पे डॉक्टर्स के अलावा बहुत लोगों को इंटरेस्ट है मेडिकल साइंस के बारे में बात करने में, डॉक्टर्स के लाइफ पे, प्रोफेशंस पे ओपिनियन देने में, चाहे वो मूवी स्टार्स हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, वो रुक नहीं सकते कुछ ना कुछ बोले बिना। एंड आज हम एक ऐसा ही वीडियो देखने वाले हैं बाय एन इन्फ्लुएंसर कॉल्ड अंकुर वारिकू। He is an internet based businessman जो कि पर्सनल फाइनेंस, बुक्स, विजडम, करियर के ऊपर बात करते हैं। मुझे उनके कंटेंट से काफी वैल्यू मिली है, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट था कि अगर वो किसी मेडिकल स्टूडेंट के करियर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम उनका एक पॉपुलर वीडियो साथ में देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव माई रिएक्शन बेस्ड ऑन दैट वीडियो। दिल्ली के एक न्यूरोसर्जन अपनी मर्सिडीज में पार्क करते हुए ये जानते हैं कि उस साल वो 2 से 3 करोड़ रुपए कमाएंगे। वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर एक यंग एमबीबीएस ग्रेजुएट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हुए ये जानते हैं कि वो पूरे साल में इतना नहीं कमाएंगे जितना वो न्यूरोसर्जन एक दिन में कमाएंगे। ये असलियत इस देश के डॉक्टर की सैलरीज की, जहाँ इतना बड़ा गैप है फ्रॉम वेयर सम पीपल आर एंड वेयर सम पीपल रीच, कि उसको समझ पाना बहुत जरूरी है। सो आई टोटली अग्री विद दिस, बट एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी करियर चूज कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल करियर है, चाहे वो एमबीबीएस के बाद की स्पेशलिटी क्यों ना है, चाहे आप इंजीनियर क्यों ना बनना चाहते हो, नेवर फोकस ऑन द टॉप 1% और द लोएस्ट 1%। ऑलवेज फोकस ऑन द मिडिल, द एवरेज। स्टैटिस्टिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व कहता है कि मेजॉरिटी चीजें जो होती है वो बीच के 80% में होती है, इस तरफ के 20% एंड इस तरफ के 20% एक्सट्रीम सिचुएशंस है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट डेफिनेशन ना हो, बट द पॉइंट बीइंग कि आपके डिसीजंस में आपको ये देखना है कि जो एवरेज लाइफ है किसी भी रेडियोलॉजिस्ट की, किसी भी जनरल सर्जन की, किसी भी कार्डियक सर्जन की या कोई भी स्पेशलिटी की, क्या वो एवरेज लाइफ आपको पसंद आ रही है। अगर एवरेज आपको पसंद आ रही है तो आप उसमें आगे बढ़िए। आपको जो टॉप 1% है उसको देख के अपना करियर नहीं चूज करना चाहिए, बिकॉज टॉप 1% बनने के लिए कई बार लक का भी फैक्टर होता है। कई बार ऐसी चीजें आपको करनी पड़ती है जो कि आपको करने का मन ना हो या सिंपली आपसे हो जाए बिकॉज आप सही जगह पे सही समय पे थे, यानी कि चीजें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी। वहीं पे लोएस्ट 1% से डरने की प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि आपके साथ इतना बुरा कभी ना होने वाला हो, लेकिन किसी दूसरे की बुरी सिचुएशन देख के आप अपना पूरा करियर ही चेंज कर दो। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि जो एवरेज लोग हैं उस पर्टिकुलर करियर के, वो कैसी जिंदगी गुजारते हैं, देन टेक योर डिसीजन। हमारे देश में अगर आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज चले गए तो फिर तो जिंदगी सेट है। 3-3.5 लाख रुपए में आप एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे एमबीबीएस की डिग्री के साथ ग्रेजुएट कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, आपको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वही 3-3.5 लाख रुपए या ऑन एन एवरेज उसके अराउंड 2, 3, 4, 5, 6 करोड़ रुपए तक बन सकते हैं। हालांकि समझने वाली बात यह है कि आजकल के टाइम में कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से निकल रहे हैं तो आप बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर बन के निकले हैं, या प्राइवेट कॉलेज से निकल रहे हैं तो आप बहुत खराब डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। आजकल इक्वेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है आपके पैसे बच जाए, आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आए, लेकिन आपको कुछ सीखने भी ना मिले, बिकॉज वहां पे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, हो सकता है सिखाने में इंटरेस्टेड ना हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है, हो सकता है वहाँ पे एकेडमिक्स अच्छी नहीं है। बट प्राइवेट कॉलेजेस, बिकॉज उन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, उन्हें रिटर्न्स दिखाने हैं, उनके पास इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे आते हैं, तो वो एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे, वो जैसे तैसे पेशेंट जुटाएंगे, वो मेक श्योर करेंगे कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे से सीख के निकले, जिससे कि उनके कॉलेज का नाम हो, जिसकी वजह से वो ज्यादा फीस ले पाए। और उसके बाद आपको एक मैंडेटरी 12 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। ये पहली बार होता है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। आपको ऑन एन एवरेज 15 से 25,000 रुपए महीना इस इंटर्नशिप में मिलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप हो सकता है खुश हो जाओ कि अरे वाह, लाइफ में आप पहली बार पैसे कमा रहे हो, बट जैसे आपको रियलिटी पता चलती है कि आपको समझ आता है कि ये 15-20 हजार तो कुछ भी नहीं है, इसकी रियल वर्ल्ड कोई वैल्यू ही नहीं है, तब आपके अंदर वो पहली बार फीलिंग आती है कि अरे यार, मैंने गलती कर दी, यही मेहनत मैं कोई और चीज में करता तो न जाने कहाँ पहुंच गया होता। अगर आप न्यूज उठा के देखें तो हर साल पिछले 20-30 सालों से इंटर्न्स
स्ट्राइक करते आ रहे हैं कि भाई हमारा स्टाइपेंड बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें ज़्यादा पैसे दो, हम भी तो काम करते हैं। एंड इनफैक्ट पूरी दुनिया इसकी गवाह है कि इंटर्न्स जो होते हैं किसी भी करियर के, किसी भी प्रोफेशन के, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। सरकारी पोजीशन एक ऐसी चीज देती है जो प्राइवेट नहीं देती, सिक्योर जॉब रोल्स, परमानेंसी, उसी के चलते एक प्रेडिक्टेबल करियर प्रोग्रेशन। ये चीज बहुत कम मेडिकल स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि या तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल सकता है या तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। दोनों चीजें एक साथ मिल पाना बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही रेयर है। बिकॉज जहाँ पे सिक्योरिटी है वहां पे पैसे कम है, वहां पे मेन फीचर उस जॉब का है सिक्योरिटी, ना कि बहुत सारा पैसा। तो आपको सिक्योरिटी के साथ हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल जाए, लेकिन आप खुश ना हो बिकॉज आपके पास खर्च करने के लिए इनफ पैसे नहीं है, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए इनफ पैसे नहीं। वहीं पे जहाँ पे आप अंधा पैसा कमा सकते हो या कमा रहे हो, वहां पे आपके पास समय ही नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय करने के लिए। तो अब खुश रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप एक सिक्योर जॉब लो एंड अपने सारे सपनों को उसी बजट में फिट करो जितने की आप पैसे कमा रहे हो, एंड या फिर आप इनिशियली अंधा पैसा कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाओ। एक बार आप एक स्टेबल लेवल पे आ गए, उसके बाद आप वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ बढ़ना शुरू करो। लेकिन सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो सीलिंग है, मतलब जो मैक्सिमम आप कमा सकते हैं, दैट वेरी क्विकली गेट्स हिट एंड इट्स आल्सो प्रेडिक्टेबल नोन। दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू एंड वन एडिशनल पॉइंट इज दैट कि मेडिकल की दुनिया में कोई हायरार्की नहीं होती है। जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो तब तक वायबल है जब आपके पास एक कॉर्पोरेट लैडर है या आपके पास कोई डायरेक्शन है आगे बढ़ने के लिए। मेडिकल की दुनिया में कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है एज कम्पेयर टू अ नॉन मेडिकल जॉब, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप एक सीनियर इंजीनियर बनोगे, आप टीम लीडर बनोगे, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे, कल को सीईओ भी बनोगे। लेकिन अगर आप एक हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए जनरल सर्जन ज्वाइन हुआ हूं, तो आने वाले सालों में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो कि मुझे दी जाएगी जिसकी वजह से मेरी सैलरी बढ़ेगी। मैं आज जो काम कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं, पेशेंट देख रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं, घर आ रहा हूं, मैं 20 साल बाद भी यही काम करता हुआ पाया जाऊंगा। एंड अगर मैं इसमें ज्यादा आनाकानी करूंगा तो नए डॉक्टर्स जो कि मुझसे कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी है, वो तुरंत हायर कर लिए जाएंगे। कंसल्टेशन फीस, प्रोसीजर बेस्ड कॉम्पनसेशन, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स का पे स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होता है। तो कायदे से हर एक पेशेंट ना आपकी इनकम में एडिशन बनता जा रहा है। एक मॉडरेटली बिजी स्पेशलिस्ट 20 पेशेंट्स को अगर दिन में देख ले तो उनका कायदे से महीने के 5 से 6 लाख रुपए इनकम जुड़ सकती है। एक गैप ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी वेरिएबल है। तो बेसिकली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट प्रैक्टिस है ये बहुत कुछ डिपेंड करती है उस डॉक्टर की पर्सनालिटी पे, उसकी नॉलेज पे, कॉन्फिडेंस पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जिसका आपके क्लिनिकल नॉलेज, आपकी मेडिकल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसते तो है ये सोच के कि वो एकदम स्टार डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन वो ये रैट रेस सर्वाइव नहीं कर पाते। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग राइट नाउ एंड मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ टच में रह सकते हैं। देयर इज अ नाइस वाइब्रेंट कम्युनिटी ओवर देयर एंड आल्सो आई हैव अ न्यूज़लेटर जहां पे मैं वीकली आपको एक चिट्ठी लिखता हूं एंड उसमें अपने काफी सारी मन की बातें करता हूं व्हिच इज वैल्यूएबल फॉर एनी यंग मॉडर्न डॉक्टर। सो मेक श्योर यू चेक देम आउट बिफोर यू फिनिश दिस वीडियो। एस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट दिन में अगर ऑन एन एवरेज 3 एंडोस्कोपीज कर ले, उनका करीब 8 से 9 लाख रुपए महीना इनकम जुड़ सकती है। कार्डियक सर्जन हफ्ते में अगर 2 सर्जरीज कर लेंगे तो उनका 15 से 16 लाख रुपए महीने का जुड़ सकता है। तो आई विश कि नॉन मेडिकल लोग यानी कि पेशेंट्स इस वीडियो को देखें एंड स्पेशली ये सेगमेंट देखें जहां से कि उनको ये समझ आए कि वो जो भी पैसे देते हैं वो डॉक्टर अपनी जेब में लेके घर नहीं चला जाता है। अगर पेशेंट 100 रुपए खर्च करता है तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 से 20 रुपए डॉक्टर की जेब में जाते हैं एंड बाकी सारे जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल में, मैनेजमेंट में, कंज्यूमेबल्स में, अनगिनत चीजों पे खर्च किए जाते हैं। इनफैक्ट मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है जहाँ पे कि एक पेशेंट एक डॉक्टर के ऊपर जाके भड़क गया कि तुमने मेरे से इतने हजारों लाखों रुपए लिए हैं लेकिन मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो डॉक्टर ने चिढ़ के बोल दिया कि एक काम करो, हॉस्पिटल में जाओ और बोलो कि डॉक्टर साहब ने जितने पैसे लिए हैं उनको उतने वापस कर दो। एंड वो मात्र कुछ 5-10 हजार रुपए लेके आया। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने जो भी पैसे खर्च किए थे उसमें से डॉक्टर को सिर्फ इतने ही पैसे मिले थे, बचे हुए पैसे जो है वो हॉस्पिटल के पास है एंड अब उसके पास कोई तरीका नहीं है हॉस्पिटल से लड़ने का। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। स्पेशलाइजेशन व्हिच इज द गेम चेंजर। एक ही डॉक्टर मारुति चला रहा है, मर्सिडीज चला रहा है, इसमें यूजुअली जो अंतर होता है वो स्पेशलाइजेशन का होता है। न्यूरोसर्जन्स आर द टॉप ऑफ द पिरामिड, दे अर्न द मोस्ट, दे आर पेड द मोस्ट। एंट्री लेवल न्यूरोसर्जन्स 10 से 20 लाख रुपए साल का कमा सकते हैं।
वेल टू बी ऑनेस्ट, आज के समय में अगर आप 10 से 20 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, यानी कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो भी वो साल के 12 लाख ही होते हैं, तो भी कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। बिकॉज जिस किस्म की महंगाई में हम जी रहे हैं, इवन 1 लाख रुपीज मंथ इज, आई वुड से, जस्ट अबाउट कट टू कट फॉर अ फैमिली। बिकॉज न्यूरोसर्जन है तो आई एम अज्यूमिंग कि उसकी एज भी 30 से 35 के बीच में होगी कम से कम। फैमिली होगी, उसको घर का रेंट देना होगा, एक गाड़ी खरीदनी होगी, बाकी सारी चीजें करनी होगी, तो 1 लाख इज नॉट अ वेरी गुड अमाउंट इवन फॉर एन एंट्री लेवल न्यूरोसर्जन। मिड करियर 40 से 50 लाख रुपए और सीनियर 1 करोड़ से ऊपर कम से। प्लीज नोट, ये जो सीनियर शब्द है ये एज अ डॉक्टर आपके नाम के आगे तब लगता है जब आप समवेयर अराउंड 50 इयर्स के होने वाले होते हैं। ऑल द कंसल्टेंट्स जिनसे हमने सीखा है, जिनको हम सीनियर समझते हैं, वर इन देयर 50s और लेट 50s, इवन 60s। तो ये एज हो जाती है जब आपको पूरी दुनिया, पेशेंट, हॉस्पिटल सब सीनियर समझते हैं, आपको अंधा पैसा मिलना शुरू होता है, ये जो आप करोड़ों की सैलरी देख रहे हैं। तो ये करियर जो है अनफॉर्चुनेटली बड़े उल्टे तरीके से काम करता है, जहां पे कि एज बढ़ते बढ़ते आपका काम बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, पैसे बढ़ते जाते हैं, जो कि बाकी करियर्स में कम होता जाता है। आप जैसे जैसे सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, आपका फिजिकल काम कम होता जाता है, आपको दिमाग से काम करना होता है, आपके पास एक टीम होती है जो कि आपको मदद करती है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के जिम्मेदार होते हो एंड उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। Purpose is very different in the medical profession as against financial wealth. Pediatrics को ले लीजिए, pediatricians of course जरूरी है। ये एक चीज है जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस में रहते हुए पिछले 10 सालों में मैंने रियलाइज करी कि आप चाहे माने या ना माने, आपकी इनकम सिर्फ पैसों में नहीं गिनी जाती है। आपकी इनकम लोगों की दुआओं में, जो लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं, उसमें भी गिनी जाती है। हो सकता है कि आप उसे ना गिनते हो, बट इट इज पार्ट ऑफ योर पैकेज। तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए, यानी कि साल के 12 लाख रुपए आप कमा रहे हो। एज कंपेयर टू एन इंजीनियर, आपके लोग आके पैर छुएंगे कभी ना कभी, आपको लोग दुआ देंगे। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 1 आदमी तो देगा, 100 में से 1 तो होगा जो कि आपके लिए कोई फल फ्रूट लेके आएगा, कोई ना कोई तो होगा जो कि हारी बीमारी में आपकी मदद करेगा, जो कि आपका पेशेंट रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं मरीजों के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। दूर दूर से लोग मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू के कमेंट लिखते हैं। कल को आप किसी भी लाइन में खड़े होकर बताएं कि आप एज अ डॉक्टर हैं, तो लोग आपका नाम याद रखते हैं। 1 सेकंड के लिए तो आपको एक आइडेंटिटी मिलती है कि अरे ये आदमी डॉक्टर है, बाकी सब जो है वो कुछ तो करते हैं। अब आप हो सकता है कि इन चीजों को उतना ना मानते हो, आपके लिए सिर्फ पैसे ही वैल्यूएबल है, बट ये आपकी इनकम का पार्ट है। तो आपको ये चीजों को साथ में अपना इनकम समझना चाहिए, ना कि सिर्फ जो पैसे आप कमा रहे हो। ये रिस्पेक्ट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त, जो कि हो सकता है आपसे दुगने पैसे कमा रहे हो, कभी फील नहीं कर पाएंगे, कभी उनके लाइफ में ऐसा दिन नहीं आएगा। और यही अगर आप नीट पीजी के सिलेक्शंस को देखेंगे ना, जाहिर होना शुरू हो जाएगा। लास्ट 5 साल में I have the data in front of me. 78% of the top 500 rankers ने ये फील्ड चूज करी। रेडियो डायग्नोसिस, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी एक अलग ही वेव पे चल रही है, खासकर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, क्योंकि लोग सब कुछ करा रहे हैं अपने चेहरे संवारने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, वो टमी टक करने के लिए, जो भी करना है। तो अगेन सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग अ डॉक्टर फॉर द पेशेंट्स एंड बिकमिंग अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ क्लाइंट। जनरली जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी वाले जो मरीज होते हैं, वो मरीज नहीं होते, वो आपके क्लाइंट होते हैं। वो कोई चीज एनहांस कराने आए हैं, वो मजबूरी में आपके पास नहीं आए हैं, वो उनके ऊपर कोई ऐसी बीमारी नहीं हो गई है जो कि वो ठीक कराना चाहते हैं, जिसके बिना वो रह नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड, रेडियोलॉजी इज अ ब्रांच जहाँ पे कि पेशेंट देखना ही नहीं होता है डॉक्टर को। सो दिस इज अ वरिंग ट्रेंड फॉर मी, बिकॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स, जो सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो ऐसी चीज करना चाह रहे हैं जहाँ पे कि उनको बीमार लोगों से डील ना करना पड़े। यानी कि द बेस्ट डॉक्टर डजंट वांट टू सॉल्व मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रियल पेशेंट्स। आई थिंक इसके पीछे का रीजन है द फियर एंड द डिससैटिस्फैक्शन व्हिच कम्स फ्रॉम बीइंग अ पेशेंट फेसिंग डॉक्टर। मैं वॉयलेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबे वर्किंग आवर्स के बारे में, कम सैलरी या कम इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने वॉयलेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट, इट्स देयर ऑन माय चैनल, आई लिंक इट in the description box also. Which brings me to part 4. Location, location, location. Surprisingly, geography or your location determines a lot of how much money you make. कि मुंबई के एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, उसमें कोई डॉक्टर होगा, वो 25 से 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, और वहीं पेडर रोड पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वही सेम डॉक्टर, वही सेम MBBS 1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में कंसल्टेशन फ्री है, वहीं अगर आप सोबो या साउथ बॉम्बे जाएंगे तो वहाँ 2-3 हज़ार रुपए कंसल्टेशन फी।
ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए कंफ्यूजिंग नहीं है, ये पेशेंट्स के लिए भी कंफ्यूजिंग है। पेशेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि जो चीज किसी महंगे हॉस्पिटल में 3,000 की मिलती है वही गवर्नमेंट फ्री की दे पा रही है, या छोटे हॉस्पिटल जो है वो बहुत कम पैसों में दे पा रहे हैं। तो इस चीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है? क्या जो सामने डॉक्टर बैठा है उसकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम जो वो बात कर रहा है, मशवरा दे रहा है, क्या वो सच में 3,000 का है, या इसकी एक्चुअल वैल्यू 0 है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, या इसकी एक्चुअल वैल्यू 500 रुपए है जो कि किसी छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में? तो अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज अ डॉक्टर टू इवन जस्टिफाई टू योरसेल्फ कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपके सर्विसेज की, आपके ट्रीटमेंट की। एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो इट इज वेरी मिसलीडिंग। इनफैक्ट अगर ROI के हिसाब से देखा जाए तो सरप्राइजिंगली अहमदाबाद is considered to be the best saving potential city for a doctor in this country. अहमदाबाद का एक डॉक्टर अगर 15 लाख रुपए कमा रहा है वो उतने ही पैसे बचाएगा जितना बॉम्बे में एक इंसान 25-30 लाख रुपए कमा कर भी नहीं बचा सकता। वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज कि डॉक्टर्स इतने सालों तक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में रहते हैं, मरीजों को देखना सीखते हैं कि उनको रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल वैल्यू वाली चीजें हैं वो पता ही नहीं चल पाती। उनको नहीं पता होता पर्सनल फाइनेंस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सेविंग, SIP, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किस किस किस्म के इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जाए, ये सब उनके दिमाग के ऊपर की बातें होती है। तो आई थिंक एज अ मॉडर्न डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पढ़ाई के साथ साथ हम ये एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों पर भी उतना ही ध्यान दें, एंड दैट इज व्हाट दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू। Tier 2 शहरों की इकोनॉमिक्स फॉर डॉक्टर्स इज फैसिनेटिंग। इंदौर, भोपाल, लखनऊ, कोयम्बटूर, कोची, यहाँ अगर आप 10-15 लाख रुपए में कमाएंगे ना, इतना बचा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है एज कम्पेयर टू Tier 1 सिटी। प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी और ज्यादा। आई रियली अग्री। कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े शहर में पैदा होना इज अ डिसएडवांटेज। सो इफ देयर इज वन वे इन विच यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज टू मूव फ्रॉम अ बिगर सिटी टू अ स्मॉलर सिटी। So you actually see a trend कि the richer doctors in this country are in Tier 2 cities building their own hospitals, क्योंकि वो वहीं से थे, उनका एक नेटवर्क बना हुआ था, कहीं जमीन भी थी, उसी को उन्होंने खड़ा कर दिया, and now they have, by virtue of their trust and their economics, making a lot, saving a lot. एंड छोटी जगहों पे लोग अभी भी लैंड वगैरह खरीदने में बिलीव करते हैं, ओल्ड फैशन मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, ना कि शहरी लोगों की तरह कि आप मेन जॉब करोगे, फिर साइड हसल करोगे, फिर पैसिव इनकम जनरेट करोगे, फिर पर्सनल ब्रांडिंग करोगे। जो छोटे शहर के लोग हैं वो पैसे कमाते हैं, सेव करते हैं, जगह खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, EMI वगैरह देते हैं, they lead a very simple, straightforward, old fashioned life which works to their advantage many a times. सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स है ना दोस्तों, वो डॉक्टरी से जितना कमाते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज की वजह से कमा पाते। They will visit multiple- This is something that I am a big fan of, and ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, that as a doctor अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ पेशेंट देखना ही आपका काम है तो आप जीवन में बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। It is completely your responsibility कि आपने जितनी इतनी मेहनत करी है, इतने सालों की जो आपने नॉलेज जमा करी है, जो कि बाकी एवरेज व्यक्ति को ना तो करने की कैपेसिटी है ना अपॉर्चुनिटी है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा कैसे मोनेटाइज करें। बिकॉज अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे अपने दिमाग में नॉलेज भर के तो आपके ऊपर पैसे नहीं बरसने वाले हैं। इट इज कंप्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी टू फाइंड आउट और मेक मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू मोनेटाइज योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस एंड योर विजडम। तो आप वो अनगिनत तरीकों से कर सकते हैं जिनके बारे में मैं इस चैनल पे बात करता हूँ, जो कि एक तरीके से मेरा लाइफ का मिशन हो गया है आजकल कि मैं सारे डॉक्टर्स को, हर लोगों को बताऊं कि भैया सिर्फ डिग्री कमा के ही आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एक वेल राउंडेड, वेल बैलेंस्ड व्यक्ति भी बनना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, वे ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट वगैरह अपना सीख के नई नई चीजें सोचनी पड़ेंगी जिससे कि आप पैसे कमा सकते हैं। टेलीमेडिसिन हैज एक्सप्लोडेड। कोविड के बाद खासकर यू कुड बी लोकेटेड एनीवेयर एंड आप तब भी एक पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स सर्जरी इज पॉसिबल नहीं है, बट एट अ GP लेवल और इवन एट अ कन्वर्सेशन लेवल इट्स फार मोर एक्सेसिबल than it used to be in the past. जितना आप एक कॉर्पोरेट कैचमेंट एरिया के अराउंड होंगे उतना ही आपके कॉर्पोरेट हेल्थ कैंप्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स वो सब पॉसिबल हो गए हैं। प्लीज नोट कि ये सारी जो चीजें ये बता रहे हैं, दीज आर ओनली पॉसिबल अगर आप अपने आप को भी थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं क्यों करूँ, ये तो डॉक्टर को सूट नहीं करता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, देन यू शुड नॉट कंप्लेन। सो इट इज हाई टाइम दैट द मॉडर्न डॉक्टर ऑफ टुडे
learns everything, learns various skills that can give them financial freedom, creative freedom, work-life balance and everything else that they dreamt of. बहुत सारे डॉक्टर्स मुझे पता है कि फार्मा इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे बैठते हैं एंड इट नीडेंट बी द गवर्निंग बोर्ड, कुड आल्सो बी द एडवाइजरी बोर्ड. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल एजुकेशन में चले गए हैं. इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी डॉक्टरी छोड़कर अब सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ऑन हाउ टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज. बहुत सारे तरीके हैं अपने डॉक्टर के 5, 10, 15 साल के इन्वेस्टमेंट को putting it to you. And this I find really fascinating because कहने के लिए तो एज डॉक्टर्स हम लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बट ये जो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें जब करने का नंबर आता है तो अचानक से हमारी इंटेलिजेंस पता नहीं कहाँ घास चरने चली जाती है. एंड टू बी ऑनेस्ट, इन टुडेज डे एंड टाइम देयर आर सच इंटरेस्टिंग यूनिक ऑप्शंस जिनकी मदद से आप अपनी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज को मोनेटाइज कर सकते हैं. राइट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन टू मेंटरशिप टू बिकमिंग अ स्क्रिप्ट राइटर फॉर सम मेडिकल टीवी शो टू व्हाट नॉट. पहले मान के चलते हैं कि आप पूरा गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट हैं because you were smart, you made it happen and congratulations. MBBS, MD, MS, super specialization सारे आपने सरकारी कॉलेज से करी. आपका टोटल खर्चा would have been around 40 to 50 lakh. ये सब कुछ मिला के सिर्फ आपके ट्यूशन का खर्चा नहीं, बल्कि आपके रहने सहने का खर्चा, रहन सहन का खर्चा, आपकी कोचिंग का खर्चा, सब कुछ. फर्ज करिए कि आप 65 साल की उम्र तक प्रैक्टिस करते हैं. आपकी on an average lifetime earning will be in the range of 18 to 20 crores. तो इस केस में आपका return of again because he's speaking a lot of numbers and a lot of it is based on assumption. I don't agree with that because 10 साल में 5 करोड़ यानी कि हर साल 0.5 करोड़ या लगभग 50 lakhs. 50 lakh rupees a year बनाने वाले डॉक्टर्स भी मैं अपने जजमेंट से कहूँगा कि must be between top 20 or 30%. 70% are still making less than that number. Investment is approximately 2000%, and आपका break even जो है that comes around 10 to 12 years of practice. अब ये जो है ना, ये मेरे को थोड़ा मतलब यहाँ से ये थोड़ा उल जुलूल सा लगने लगा है बिकॉज अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो कोई भी करियर आपको हमेशा पॉजिटिव ROI ही लगेगा. बिकॉज आप पढ़ाई करने में जितने पैसे खर्च करते हो वो मात्र 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, या डॉक्टर है तो 10 साल में खर्च किए जाएंगे, लेकिन उनको रिटर्न लेने के लिए अगर आप पूरी जिंदगी का समय दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप इक्वल या उससे ज्यादा ही पैसे कमाओगे. एंड वी आर नॉट इवन एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन ओवर हियर बिकॉज ये सारे लंबे स्पैन्स ऑफ टाइम है एंड उसमें इन्फ्लेशन मायने रखता है. एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा कोई करियर नहीं मालूम जहां पे कि पढ़ाई करने में जॉब करने से ज्यादा खर्चा होता है. सो बाय दैट मेजर every career has a positive ROI only. Of course, ये मेरा opinion है. If you have a different opinion, if I'm mistaken in my logic or understanding, please let me know in the comments down below. And with that, I hope you enjoyed this video. There are many other videos on my channel which help you understand the life and career of a doctor, which help you take informed decisions and give me some sincere feedback, give me some ideas जिसकी मदद से मैं आपके लिए और नए अच्छे videos, helpful videos बना पाऊँ. If you're interested in the work-life balance of a doctor, then don't miss this Sunday vlog ऑफ माइन जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एज अ डॉक्टर मैं संडे को किस तरीके से चिल करता हूँ.